दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार के भारतीय राज्य व्यवस्था के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया जाता है। ठीक है। 1946 में इसकी रूपरेखा यानी पहली संविधान समिति या संविधान सभा का गठन किया जाता है। इससे पहले जो संविधान का इतिहास रहा है उसको हमें जानने के लिए कंपनी के जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐतिहासिक विकास रहा है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखो, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और उस समय पटेल की जो शासिका थी या जो शासक थे उनका नाम था एलिजाबेथ के समय कंपनी स्थापित की गई थी और 1607 ईस्वी में कंपनी को नया चार्टर दिया जाता है। फिर 1664 ईस्वी में कंपनी को नया चार्टर दिया जाता है। तो इस तरह से कंपनी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रही थी। भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सन 1665 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त होती। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। इससे पहले का जो समय है वो कंपनी के लिए टोटली व्यापार का समय था। कंपनी टोटल ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन अब इनको भारत की राजनीति में प्रवेश करने का ये पहला मौका था। तो इसीलिए कंपनी के प्रशासन को भारत में स्थापित करने के लिए या कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ एक्ट आते हैं। देखो, सन 1773 से लेकर 1857 के बीच कंपनी का रूल होता है भारत में, कंपनी का रूल होता है इंडिया में। फिर 1857 में जो सिपाही विद्रोह हो जाता है, सिपाही विद्रोह के बाद में 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल होता है भारत में, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल होता है इंडिया में। ठीक। तो कंपनी का संवैधानिक विकास हम पहले चरण में इस समय से इस समय के बीच में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कंपनी के लिए जो एक्ट आए थे उनमें से रेगुलेटिंग एक्ट आया था सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर 1781 में एक नया एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है वो आया था। फिर सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर 1786 में एक नया एक्ट आया था। फिर 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था। फिर 1813 ईस्वी में दूसरा चार्टर आया। फिर 1833 में तीसरा चार्टर आया। फिर 1853 में चौथा चार्टर आया। तो इतने अधिनियमों के बारे में, कंपनी में क्या संवैधानिक सुधार हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था देखिएगा। इससे पहले कंपनी का जो व्यापार था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। इस एक्ट के तहत क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट से पूर्व भारत में कंपनी की जो दशा थी वो क्या थी। जैसे मान लीजिए कि भारत में तीन प्रोविंस थी या तीन प्रांत थे। ये बंबई प्रांत, ये मद्रास प्रांत और ये कलकत्ता प्रांत। इसका गवर्नर
इसका गवर्नर, ये तीनों आपस में स्वतंत्र थे, कोई किसी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं था। ये तीनों गवर्नर अपने अपने प्रेसिडेंसी को लेकर जो भी निर्णय लेते थे उन निर्णयों की जानकारी या फिर ये सीधे किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यों का एक मंडल था या बोर्ड था। ये कंपनी के निदेशक थे यानी डायरेक्टर थे, ठीक है, और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। एक तरह से ये बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन की कंपनी थी ये। तो यहाँ बंबई का गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति। मद्रास का गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति। लेकिन ये एक ही देश में रहकर अलग अलग सरकारें थी इनकी, अलग अलग इनके गवर्नर थे। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी बंगाल का, इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स, ये पहला गवर्नर जनरल कलकत्ता का बनाया गया था। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर था कलकत्ता का। अब इसे कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अधीन बंबई प्रेसिडेंसी भी कर दी गई, मद्रास प्रेसिडेंसी भी कर दी गई। यानी अब बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके प्रति उत्तरदायी है? बंगाल का गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी है, यानी वारेन हेस्टिंग्स के प्रति उत्तरदायी है। अब ये कनेक्शन इनका खत्म कर दिया गया, ये वाला कनेक्शन इनका खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से अब गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल, कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसको सलाह देने के लिए एक 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। इस गवर्नर जनरल की परिषद में जो बहुमत का निर्णय होता था वही गवर्नर जनरल लागू करता था। यानी यहाँ पर एक वोटिंग राइट का हिसाब सेटअप कर दिया गया गवर्नर जनरल उसकी परिषद में। इस अधिनियम के तहत दूसरा काम ये किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो ये सुप्रीम कोर्ट था ये एक अभिलेखी न्यायालय था। अभिलेखी न्यायालय क्या होता है? ये लेखी न्यायालय, अभिलेखी न्यायालय था। इसका मतलब यह है कि जितने भी मामले होते हैं वो लिखित तौर पर यहाँ पर सुरक्षित होते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक जज था और 3 अन्य जज थे। एक जज जो था ये इसका मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, 3 अन्य न्यायाधीश। हमारे इस समय जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? यहां से ही हो गई, ठीक है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापित किया गया था उसके सबसे पहले जज थे सर एलिजा इप्पे। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे भारत में, जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसमें जो पहले जज थे वो सर एलिजा इप्पे थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट में तीसरी व्यवस्था ये की गई थी, देखो बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर किसके अधीन है? कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन है, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन है। बंगाल का गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि भारत में सैनिक मामले हैं या फिर असैनिक मामले हैं या फिर राजस्व संबंधी मामले हैं, इन सभी मामलों की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटेन की सांसद को देना जरूरी कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको इन सारे मामलों की जानकारी देगा? ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन की सांसद को कंपनी के इन मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया। इस तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के ऊपर स्थापित हो गया। इससे पहले क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी प्रॉफिट आता था कंपनी का या जो भी होता था वो अपने में बांट लेते थे। कुछ हिस्सा या कुछ टैक्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। लेकिन अब इस तरह से एक नियंत्रण स्थापित हो गया। ये था
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके बाद में क्या होता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच में कुछ विवाद निकल के आते हैं। उन विवादों को दूर करने के लिए सन 1781 में एक नया एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। मैंने कहा गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, उसकी जो काउंसिल थी, इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी इसके क्षेत्र से बाहर, यानी इसके अधिकारों से बाहर। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला गवर्नर जनरल काउंसिल का नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों से बाहर कर दिया गया। प्लस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी कंपनी के एम्प्लॉय भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों से बाहर कर दिए गए। और क्या था, रेवेन्यू यानी राजस्व संबंधी जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक, यानी राजस्व संबंधी अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का खत्म कर दिया गया। और क्या था, प्रांतीय न्यायालय यानी जो लोकल कोर्ट थे, यानी जो लोकल कोर्ट थे, उनकी अपील गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या रह गया? स्थापित तो कर दिया गया था, इसका कार्य क्या रह गया? इसका कार्य कलकत्ता के नागरिकों का निपटारा करना है, यानी कलकत्ता के नागरिक अधिकार जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिए गए। सिर्फ एक ही काम कर दिया गया, तो यहां पर मैं हाँ लिख देता हूं, ठीक, यहां पर नहीं लिख देता हूं। तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों से बाहर कर दिए गए। ये एक्ट सिर्फ इसीलिए लाया गया था, ठीक है। इसके बाद में सन 1700 को मैं मिटा रहा हूं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्ट को पारित कराने से संबंधित मामला ब्रिटेन की गवर्नमेंट में फंस गया था। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सांसद है ब्रिटेन की, यानी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वहां पर दो पार्लियामेंट है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरी है एक है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरी है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ कॉमन में ये बिल पारित हो चुका था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड में ये बिल पारित नहीं हो पाया, यानी यहाँ पर पारित नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड नॉर्थफॉक्स की थी, इन दोनों की मिलीजुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा एक्ट था वो जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर गई थी, वो कौन सा भारतीय एक्ट था? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था। खैर, इस एक्ट के बारे में क्या व्यवस्था की गई थी जरा ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट में एक 6 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था। इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, जो ये बोर्ड बनाया गया था। इस बोर्ड को नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। इसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन जितने भी राजनीतिक मामले थे उनको कर दिया गया। तो फिर जब राजनीतिक मामले कर दिए गए, तो इससे पहले जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उसका क्या काम बचा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम बचा? जो कंपनी के निदेशक थे, कंपनी के मालिक थे, इनका क्या काम बचा? इनके अधीन क्या किया गया कि व्यापारिक मामले कर दिए गए। व्यापारिक मामले यानी इनका काम सिर्फ ट्रेडिंग से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको सॉल्व करना है।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन राजनीतिक मामले, अगर राजनीतिक में क्या आ जाते हैं, प्रशासनिक भी आ जाते हैं, विधायी मामले भी आ जाते हैं, सैनिक असैनिक सभी मामले आ जाते हैं। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में जब राजनीतिक मामले आ गए तो इसका मतलब गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, ठीक, वो किसके नियंत्रण में आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में गवर्नर जनरल की परिषद आ गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल आप समझ रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट, वहां की जो तत्कालीन गवर्नमेंट होती है उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल होता है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कौन होगा, गवर्नर जनरल, उसकी परिषद होगी। अब गवर्नर जनरल के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वो इसके अधीन होंगे और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अधीन होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधीन होगा। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मतलब हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, गवर्नर जनरल बिना इसकी अनुमति के भारत में युद्ध नहीं कर सकता था, संधि नहीं कर सकता था, भारत में कोई भी एरिया एक्वायर नहीं कर सकता था, यानी भूमि प्राप्त नहीं कर सकता था। तो इस तरह से एक नियंत्रण स्थापित किया गया। इसमें से जो 6 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य को स्टेट सेक्रेटरी बना दिया गया। स्टेट सेक्रेटरी बना दिया गया, यानी राज्य सचिव, एक राज्य सचिव बनाया गया। तो इस तरह से राज्य सचिव का एक पद सृजित किया गया। सचिव, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, राज्य सचिव का पद कब किस एक्ट के तहत बनाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, ये काम था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद थी, यानी इसकी जो काउंसिल थी, परिषद, इसमें सदस्य कितने थे, 4, इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में आता है सन 1786 का एक्ट। सन 1786 का एक्ट, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। सन 1786 का एक्ट, इस एक्ट में क्या था, देखो, सबसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए हैं। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है सन 1774 से लेकर सन 1786 तक रहा है वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में सन 1786 से लेकर सन 1793 तक कॉर्नवालिस रहे हैं। तो जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया था, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो कॉर्नवालिस ने एक ही शर्त पर गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हुए कि जब कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी जाएगी, मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी जाएंगी, यानी कमांडर इन चीफ की जो पावर है वो कॉर्नवालिस को दे दी जाएगी। कॉर्नवालिस का मतलब हो गया है कि कमांडर इन चीफ की जो पावर है वो गवर्नर जनरल के पास आ गई। प्लस इसमें एक और प्रावधान था इस एक्ट के तहत कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था। परिषद यानी अपनी काउंसिल के जो बहुमत के निर्णय थे उनको रद्द कर सकता था। इससे पूर्व ऐसा नहीं होता था, उसको मानना बाध्य था। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य था, लेकिन इस एक्ट में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिल गया। तो ये था 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट के बाद में अगला एक्ट आता है सन 1793 का, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। 1793 का ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट इंडिया में 4 आए हैं। 1793 का पहला चार्टर एक्ट, फिर 1813 का एक चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का एक चार्टर एक्ट आया, फिर 1853 का एक चार्टर एक्ट आया। तो सबसे आखिरी चार्टर एक्ट कौन था, ये था। पहला कौन सा था, ये था। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई थी, जरा ध्यान दीजिए। 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी
कि कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। यानी व्यापारिक विशेषाधिकार जो कंपनी के थे वो क्या किए गए कि इनको बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए इनको बढ़ा दिया गया था। इसके बाद में क्या किया गया था, भारत में जो गवर्नर जनरल को जो अधिकार दिए गए थे, गवर्नर जनरल को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, जैसे गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई थी और इनको विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो ये बनाए रखा गया इसमें, इस अधिनियम में। और इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल के अधीन जो बंबई की गवर्नमेंट थी या फिर मद्रास की जो गवर्नमेंट थी उस पर और अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए गए गवर्नर जनरल के। बस इस एक्ट में यही कार्य किया गया था। और इसके बाद में इस एक्ट की जो प्रमुख विशेषता ये थी कि हमने इससे पहले पढ़ा कि हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से मिलने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय राजस्व। देखो भारतीय राजस्व यानी राजस्व विभाग की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। और उसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से मिलने लगा। इससे पहले कौन देता था, इससे पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट इनको वेतन देती थी, लेकिन अब ये इंडिया के रेवेन्यू से इनको वेतन मिलेगा। तो ये था 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद में अगला चार्टर एक्ट जो आता है, अब देखिएगा कंपनी के अधिकारों को 20 साल में बढ़ा दिया गया। इसका मतलब जो अगला चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट हर 20 साल में आएगा, इसको याद रखना। देखो 1893 का चार्टर, फिर 20 साल इसमें जोड़ दोगे, सॉरी 1793 है ये, फिर 20 साल जोड़ दोगे तो 1813 आ जाएगा, फिर इसमें 20 साल जोड़ दोगे तो 1833 आ जाएगा, फिर इसमें 20 साल जोड़ दोगे तो 1853 आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को भारत में समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी के जो मोनोपोली थी, कंपनी के जो व्यापारिक मोनोपोली थी, कंपनी भारत में क्या करती थी, कंपनी भारत में एक व्यापारिक निकाय थी, उसकी गतिविधियों को भारत में बंद कर दिया गया। और कंपनी का जो मोनोपोली रखी गई, जो व्यापारिक विशेषाधिकार रखी गई, वो चाय पर सिर्फ रखे गए और चीन के साथ जो व्यापार होता था उस पर रखे गए। कंपनी चीन में अफीम की सप्लाई करती थी। चाय, भारत में जो चाय उत्पादन होता था उस पर अभी भी कंपनी का विशेषाधिकार बना रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन भारत में अन्य व्यापार पर उसका व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक कार्य ये किया गया था, इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में लाइसेंस लेकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। एक कार्य ये किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन यानी शिक्षा के ऊपर कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। ये इन्होंने क्यों किया, जितने भी ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमीकरण करने के लिए यानी वेस्टर्न एजुकेशन को सेटअप करने के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने का प्रावधान इसमें था। तो ये था चार्टर एक्ट के द्वारा।
इस एक्ट के द्वारा एक और कार्य किया गया था कि जो प्रांतीय सरकारें थीं, प्रांतीय सरकारों को वहां के व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया। यानी ये क्या है, टैक्स लगा सकती थी प्रांतीय सरकारें, लोकल लोगों पर टैक्स लगा सकती थी। ठीक है, तो ये एक अधिकार मिल गया। ये 1813 का चार्टर एक्ट था। कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार भारत में खत्म कर दिए गए, ईसाई मिशनरियों को एंट्री मिल गई, एजुकेशन के ऊपर उन्हें कुछ पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया और ये था। इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। तो हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, जरा ध्यान दीजिए, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई थी? पहला तो ये था, कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार थे, व्यापारिक विशेषाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। यानी कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इस पर क्वेश्चन बन चुका है। जब पूछा जाता है कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार भारत में पूर्णतया कब समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। जब ये पूछा जाए कि कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त किया गया था, तो वो 1813 का चार्टर एक्ट है। इसमें एक व्यवस्था ये की गई थी, साथ में इस अधिनियम में जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक क्या था? ये कंपनी का गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और भारत के गवर्नर जनरल, जैसे ये मान लो इंडिया की 3 प्रोविंस हैं, ये बंबई है, ये मद्रास है और ये कलकत्ता है। अब इंडिया का जो गवर्नर जनरल था, पहले इनके पास में, जैसे ये बंबई है, बंबई के गवर्नर जनरल के पास में विधायी शक्तियां थी, विधायी शक्तियां। ठीक, विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। लेजिस्लेटिव पावर, जैसे भारत में सांसद के पास में विधायी शक्तियां होती हैं, ठीक है, अधिनियम बनाने की पावर होती है, अधिनियम पारित करवाते हैं। तो यानी कानून बनाने की जो पावर थी वो बंबई और मद्रास की खत्म कर दी गई। ठीक, बंबई और मद्रास की सरकारों, यानी प्रांतीय सरकारों की विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और वो शक्तियां किसमें मर्ज कर दी गई, किसको दे दी गई? यानी विधायी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को। इस तरह से भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां प्रदान की गई। शक्तियां यानी भारत के लिए, यानी संपूर्ण भारत के लिए अब कानून कौन बना सकता है? भारत का गवर्नर जनरल बना सकता है। ये लोग लोकल प्रांतीय अधिकार भी छीन लिए गए प्रांतीय सरकारों से, इसको असीमित शक्तियां दे दी गई। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का फर्स्ट, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन आता है, देखो जब पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स आपको आंसर लगाना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाना है। भारत में कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब जब इसको विधायी संबंधी यानी कानून बनाने संबंधी असीमित शक्तियां दे दी गई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुछ कार्य भी किए थे। जैसे इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, जैसे इसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, दास प्रथा को समाप्त इसी अधिनियम के तहत उसने किया था। जैसे
आर्टिकल 87 धारा 87 के तहत उसने क्या किया था कि सरकारी नौकरियों में धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 उसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में इस अधिनियम में एक व्यवस्था और की गई थी। वो व्यवस्था ये थी कि इसको मैं मिटा रहा हूं जरा। इस अधिनियम में एक व्यवस्था ये भी की गई थी कि जितने भी कानून हैं उनको संहिताबद्ध किया जाए और उनको संचित किया जाए। कानून जितने भी हैं उनको संचित किया जाए। संचित का मतलब एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट किया जाए। ठीक, यानी एक जगह पर जितने भी कानून हैं उनको रखा जाए, यानी एक्यूमुलेट किया जाए और संहिताबद्ध किया जाए। संहिताबद्ध किया जाए। संहिताबद्ध का मतलब होता है लिखित तौर पर कानून होने चाहिए। तो एक्यूमुलेट और संहिताबद्ध करने के लिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने एक विधि आयोग की स्थापना की। विधि आयोग की स्थापना की। देखो, विधि आयोग को हम लॉ कमीशन कहते हैं, लॉ कमीशन। इसकी नींव किसने रखी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था। तो विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, कंपनी जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका 1833 से पहले नाम क्या था? इसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, ये कंपनी का नाम था 1833 से पूर्व। आप देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है। इस कंपनी का नाम 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा गया था इसका नाम? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट हो गए। इसके बाद में ये आप नोट करते रहिए अपनी कॉपी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके बाद में आता है ये हो गए 1853 का चार्टर। 1853 का चार्टर है। इसमें क्या था? इसमें ये था गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, ठीक है, उसकी जो परिषद थी, परिषद के कार्यों को अलग किया गया। जैसे विधायी कार्य इनको अलग किया गया और प्रशासनिक कार्य अलग किया गया। प्रशासनिक कार्य का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था उसको अलग किया गया। विधायी कार्य मतलब लेजिस्लेटिव वर्क जो था उसको अलग किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। इसके तहत क्या किया गया, यानी प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। इसके तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, परिषद में जो सदस्य थे पहले से जो 4 सदस्य थे, उसके बाद में 6 सदस्यों को एक अलग से परिषद बनाई गई। 6 सदस्यों की एक अलग से परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल की ये दूसरी परिषद कहलाती थी। ये 6 सदस्य की जो परिषद थी, परिषद 4 तो ये थे ही थे, 4 मेंबर इस सदस्य इस परिषद में थे। 6 सदस्यों की एक अलग से टीम बनाई गई। इसी 6 सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद आगे कहा गया। केंद्रीय विधान
परिषद परिषद कहा गया। ये केंद्रीय विधान परिषद ये गवर्नर जनरल की दूसरी परिषद की तरह कार्य करती थी, ठीक है, यानी दूसरी काउंसिल की तरह कार्य करती थी। इसी यही गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय विधान परिषद थी ये छोटी सरकार की तरह कार्य करती थी, छोटी सांसद की तरह कार्य करती थी। ये केंद्रीय विधान परिषद में प्रांतीय प्रतिनिधित्व दिया गया, केंद्रीय विधान परिषद में प्रांतीय प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें से 6 सदस्य जो होते थे, इनमें से जो 6 सदस्यों में 4 सदस्यों को विभिन्न प्रांतों से चुना जाता था। इस तरह से प्रांतीय प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, यानी जो प्रोविंस का भी इसमें इन्वॉल्वेशन किया गया। उस समय तक 1853 तक भारत में 4 प्रोविंस हो चुके थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था कलकत्ता, दूसरा कौन था? बंबई, तीसरा मद्रास। ये तो 3 शुरुआत से ही थी, एक और प्रोविंस बढ़ गई, वो थी आगरा, ठीक है। ये जो सरकारें थी, यानी कलकत्ता की सरकार, बंबई की सरकार, मद्रास की सरकार, आगरा की सरकार, कलकत्ता से एक व्यक्ति चुन के इस केंद्रीय विधान परिषद में आता था, बंबई से एक सदस्य चुनकर केंद्रीय विधान परिषद में आता था, मद्रास से भी ऐसे, आगरा से भी। इस तरह से 4 जो मेंबर थे वो प्रांतीय सरकारों से आते थे। टोटल 6 मेंबर थे। 2 मेंबर को गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था। तो इस तरह से जो केंद्रीय विधान परिषद, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, भारत की राज्यसभा है, भारत की राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो प्रांतों के विधायक उनको चुनते हैं। तो उसकी शुरुआत कहां से हो चुकी थी? यहीं से आप देख रहे हैं ना, ये विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, विधायकी कार्य तो हमें समझ में आता, प्रशासनिक कार्यों को करवाने के लिए सिविल सेवक होने चाहिए। क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा, ठीक है, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता? कॉर्नवालिस को कहा जाता। कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करवाया था, क्योंकि कॉर्नवालिस संहिता लागू की थी। कॉर्नवालिस संहिता क्या थी? न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। तो सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता। क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा में जितने भी ऑफिसर थे इनको अपॉइंट किया जाता था, यानी इन्हें मनोनीत किया जाता था। इनका कोई भी इनकी प्रतियोगिता नहीं होती थी। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता होने लगी। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, यानी सिविल सेवा में जाने के लिए आधार क्या बनाया गया? कंपटीशन, परीक्षा बनाई गई। और सिविल सेवा के लिए भारतीय नागरिकों के दरवाजे खोले गए। वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नागरिकों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, यानी भारतीय नागरिकों को अब सिविल सेवा में जाने का मौका मिलेगा इस अधिनियम के तहत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार तो सिविल सेवा में परीक्षा कब से आरंभ हुई, यानी प्रतियोगिता कब से आरंभ हुई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। सिविल सेवा में भारतीय नागरिकों को कब मौका मिला था, यानी कंपनी में जो सिविल सेवा होती थी। तो ये देखो, सिविल सेवा में पहले जो सिविल सेवक थे, जो आईसीएस की जिन्होंने परीक्षा पास की थी, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो हमने देखा ये कार्य, एक कार्य इनका और था इस अधिनियम के तहत, वो मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं। वो कार्य ये था कि इस अधिनियम के तहत जितने भी ब्रिटिश यानी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, ठीक, ये कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास में कब्जे में रखा गया। यानी अब कंपनी का इन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं होगा, इन पर नाम किसका होगा? ब्रिटिश राजशाही का। यानी कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे उनको इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखा गया। यानी अब
कंपनी का नाम नहीं होगा, ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश सांसद के अधीन वो क्षेत्र आ गए। ठीक है, तो ये कार्य किया गया था। और एक कार्य और किया गया था कि कंपनी, देखो इससे पूर्व जितने भी अधिनियम आए हैं, ये सारे अधिनियम में कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार धीरे धीरे खत्म किए गए। फिर कंपनी का कार्य इस अधिनियम में क्या रह गया, व्यापारिक विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, कंपनी का कार्य भारत में प्रशासन करना रह गया। 1853 में यह भी डिसाइड हो गया कि कंपनी प्रशासन ही करेगी, लेकिन कंपनी कब तक प्रशासन करेगी इसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी इस अधिनियम में। ठीक है, तो यहां से एक बात निश्चित हो जाती है कि ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय जो क्षेत्र हैं, कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र हैं, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ न्यास के तौर पे रखा था, सिर्फ न्यास के तौर पर। तो इस तरह से जब चाहे तब ब्रिटिश क्राउन अपना कब्जा भारतीय क्षेत्रों पर ले सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह का संकेत 1853 के अधिनियम में ही मिलने लगते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि 1858 में क्या होता है, 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। और सिपाही विद्रोह में के बाद में जो अधिनियम आएंगे, उन अधिनियमों में या फिर जो परिषद अधिनियम आएंगे, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया लेक्चर आए उसके लिए मैसेज मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।